इवनिंग एवरीवन। अपन कंटिन्यू करते हैं फार्माकोडायनामिक। कल अपनों ने किया था साइट ऑफ एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना चल रहा था। अपनों ने क्या है, इसकी जो मैकेनिज्म एक्शन है ड्रग की, वो 2 टाइप्स की थी। फर्स्ट रिसेप्टर मीडिएटेड, सेकंड इज वेरी गुड, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म एक्शन। कल अपना ये कंप्लीट था रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म एक्शन। आज अपन डिस्कस करेंगे नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म क्या क्या हो सकती है जिससे ड्रग एक्ट करेगी। तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट, नॉन मीडिएटेड मैकेनिज्म में फर्स्ट, सम ड्रग्स यूटिलाइज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी बाय यूटिलाइजिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड, some drugs act by utilizing their chemical property. They act by chemically. Third, some drugs produce their effect by acting on voltage gated ion channels. कल 2 चैनल्स हुए थे अपने, जी प्रोटीन कपल्ड आयन चैनल, लिगेंड गेटेड आयन चैनल। आज मैंने बोला वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। नेक्स्ट, सम ड्रग्स प्रोड्यूस इफेक्ट बाय एक्टिंग ऑन ट्रांसपोर्टर्स। नेक्स्ट, सम ड्रग्स प्रोड्यूस इफेक्ट बाय एक्टिंग ऑन एंजाइम्स। एंजाइम्स पर एक्ट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये है, यहाँ कहीं भी रिसेप्टर का नाम नहीं आया, तो दिस आर नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म एक्शन। शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, बाय यूटिलाइजिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ ड्रग्स कैसे काम करती है, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को काम में लेकर। फॉर एग्जांपल चारकोल। चारकोल की क्या है, एडजॉर्बेंट प्रॉपर्टी। ये अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेती है एल्केलॉइड को। तो चारकोल को हम किस में यूज़ किया, एल्केलॉइड पॉइजनिंग में। जैसे ही चारकोल लिया स्टमक के अंदर, ये क्या करेगी, जो भी एल्केलॉइड है उसको एड्जॉर्ब कर लेगी, तो बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकेगी। तो इसने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को काम में लिया। इसने एक्शन कैसे किया, बाय यूटिलाइजिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे ही हम यूज़ करते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स। परगेटिव्स वो ड्रग होती है जो कॉन्स्टिपेशन में काम में आती है। यूज इन कॉन्स्टिपेशन उन ड्रग्स को हम बोलते हैं परगेटिव्स। बहुत क्लासिफिकेशन है इसका, तो इसमें से एक ग्रुप आता है ऑस्मोटिक परगेटिव्स। दे एक्ट ऑस्मोटिकली। जैसे ही हम ये वाले परगेटिव्स लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है इसका एग्जाम्पल, जैसे ही आपने लिया, दे एक्ट ऑस्मोटिकली। ये क्या करेगी, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी इन इंटेस्टिनल ल्यूमेन में। वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो इंक्रीज द स्टमक, इंक्रीज द स्टूल कंटेंट। स्टूल कंटेंट बढ़ा, पेरिस्टालसिस बढ़ा, तो इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, तो हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन। तो ये इस टाइप की ड्रग कैसे काम करती है, बाय यूटिलाइजिंग दियर फिजिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने कहीं पे भी रिसेप्टर लेवल पे काम नहीं किया। सेकेंड, सम ड्रग्स एक्ट केमिकली। कोई एग्जाम्पल बताएगा इसका। सम ड्रग्स एक्ट केमिकली। सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हम कॉमनली ड्रग यूज करते हैं, गैस्ट्राइटिस है, बड़ी ही कॉमन है। ज़्यादा अपनों ने स्पाइसी फूड खा लिया, गैस्ट्राइटिस हो जाती है। अपन घर पे इनो पड़ा होता है, अपन इनो लेते हैं, तो इनो क्या है, एक्ट केमिकली। ये क्या होते हैं, जैसे एसिडिटी है, एसिडिटी में इंक्रीज HCl सिक्रीशन, तो हमने क्या लिया, एल्केलाइन ड्रग,
फॉर एग्जाम्पल इनो में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या करेगा, इसको साथ रिएक्ट करेगा केमिकली एंड कन्वर्ट इनटू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। तो एंटासिड एक्ट बाय केमिकली, उसको न्यूट्रलाइज किया उसने एसिड को। ऐसे ही चिलेटिंग एजेंट है, हैवी मेटल पॉइजनिंग है, तो चिलेटिंग एजेंट क्या करेगी, हैवी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी केमिकली, उसको वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगी एंड देन एक्सक्रीट आउट। थर्ड है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। सम ड्रग्स प्रोड्यूस इफेक्ट बाय एक्टिंग ऑन वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ये क्या है, आयन चैनल है, सेल मेम्ब्रेन पे है आयन चैनल, इनसे क्या होगा, इनफ्लक्स या इफ्लक्स ऑफ आयंस। तो ये ड्रग क्या करती है, ये इस टाइप के जो चैनल है ये कब एक्टिवेट होंगे, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है। तो जैसे ही हमने ड्रग दी, ड्रग क्या करेगी, चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो उससे क्या होगा, ये चैनल एक्टिवेट होगा। इसलिए हमने बोला है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, यानी ये चैनल किससे कंट्रोल होते हैं, चेंज इन द वोल्टेज। और ड्रग क्या करेगी, चेंज इन द वोल्टेज, तो उससे क्या होगा, इनफ्लक्स या इफ्लक्स ऑफ आयन, और उसके अकॉर्डिंग हाइपरपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सीवीएस में हम पढ़ेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग लाइक निफिडिपिन, वेरापेमिल, डिल्टियाजैन। ये ड्रग्स क्या करती है, इनहिबिट द कैल्शियम चैनल बाय चेंज इन द वोल्टेज। तो इनकी मैकेनिज्म एक्शन है एक्ट ऑन द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ऐसे ही कुछ ड्रग्स होती है पोटेशियम चैनल ओपनर्स लाइक निकोरेंडिल, तो वो क्या है, ओपन द पोटेशियम चैनल, और वो किस टाइप के चैनल है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। तो अपनों ने 3 जगह आयन चैनल यूज किया था, तीनों में डिफरेंस पता चला, कल 2 जगह और आज ये तीनों आयन चैनल में डिफरेंस पता चला, है ना। ये वोल्टेज गेटेड था, सेकंड लिगेंड गेटेड था, उसमें क्या था, रिसेप्टर अटैच था विद आयन चैनल। जी प्रोटीन कपल आयन चैनल में रिसेप्टर अटैच टू आयन चैनल विद द हेल्प ऑफ जी प्रोटीन। एक एक आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सम ड्रग्स प्रोड्यूस इफेक्ट बाय एक्टिंग ऑन ट्रांसपोर्टर इन आवर बॉडी। ट्रांसपोर्टर फॉर एग्जाम्पल सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं अपन। सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो ये न्यूरॉन है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये क्या है, इफेक्टर यानी ऑर्गन। यही बात होती है। सिंपैथेटिक सिस्टम में वेसिकल से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम वेसिकल कौन सा, भैया सही बताओ कौन सा होता है, नोरेपिनेफ्रिन, नोरेड्रेनालिन। एड्रेनालिन ये कहाँ है, एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है। अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं, सिंपैथेटिक न्यूरॉन की, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। ये जब नॉन एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला में जाता है ना, वहाँ ये एड्रेनालिन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है नोरेपिनेफ्रिन, या इसका दूसरा नाम है नोरेड्रेनालिन। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये यहाँ रिलीज होता है, एक्ट करेगा रिसेप्टर पे अल्फा एंड बीटा। फिर मैंने कहा इसका एक्शन टर्मिनेट कैसे होता है, इसका एक्शन मेनली टर्मिनेट कैसे होगा, भूल गए श्रेयांश, डाइजेस्ट कर लेंगे इसको, कैसे, एंजाइम को डाइजेस्ट कर लेंगे, नहीं बस रीयूज हो जाता है। वेरी गुड, रीअपटेक से इनहिबिट होता है इसका मेन एक्शन। नॉन एपिनेफ्रिन का मेन एक्शन टर्मिनेटेड बाय रीअपटेक, ये वापस रीअपटेक हो जाता है। तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ कम, और ये रीअपटेक किससे होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर।
मेनली कुछ अमाउंट इसका होता है एक्शन टर्मिनेटेड बाय एंजाइम्स, माओ एंड कॉम्ट एंजाइम। ठीक है, अब मत भूलना। तो इसका एक्शन टर्मिनेटेड बाय रीअपटेक, और यही कौन सा है, ट्रांसपोर्टर, नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। तो कुछ ड्रग्स क्या करती है, इसको इनिबिट करेगी बाय यूटिलाइजिंग दिस ट्रांसपोर्टर। कुछ ड्रग्स प्रोड्यूस इफेक्ट बाय यूटिलाइजिंग ट्रांसपोर्टर्स, जैसे नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। ऐसे ही डोपामिन के लिए होता है डोपामिन ट्रांसपोर्टर, सीरोटोनिन के लिए होता है सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। तो इनका एक्शन टर्मिनेट होता है बाय रीअपटेक। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर पड़े हैं। तो ये जैसे ड्रग है फॉर एग्जांपल TCA, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ट्राइसाइक्लिंग एंटी डिप्रेसेंट या कोकेन। ये क्या करती है, इनिबिट दिस ट्रांसपोर्टर। तो इसको इनिबिट किया तो रीअपटेक नहीं हुआ, तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा, तो इसका एक्शन ज़्यादा CNS के अंदर, इसलिए हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, CNS के अंदर एज अ एंटी डिप्रेसेंट। तो फॉर एग्जांपल TCA यूटिलाइज नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, उसको इनिबिट करती है। ऐसे ही हम एक एंटी डिप्रेसेंट और बढ़ेंगे, SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। नाम से पता चल रहा है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, यानी ये क्या करेगी, सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर पे एक्ट करके उसको इनिबिट करती है। तो ये क्या करेगी, सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है, तो सीरोटोनिन का एक्शन ज़्यादा, और इसको हम एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम में लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कुछ ड्रग्स अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है बाय यूटिलाइजिंग ट्रांसपोर्टर, बाय एक्ट ऑन ट्रांसपोर्टर। फॉर एग्जांपल TCA, फॉर एग्जांपल SSRI। आया ये समझ? Yes, ma'am. ठीक है, लास्ट अपना बचा सम ड्रग्स इनिबिट और स्टिमुलेट द एंजाइम। Some drugs produce effect by acting on enzyme, stimulate or inhibit the enzyme. For example, इनिबिशन की बात करें अपन, इनिबिट कैसे करती है ड्रग, एंजाइम को इनिबिट करके क्या करेगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर था उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देगी। इस इनिबिशन को हमने दो में डिवाइड किया है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम है, यहाँ पे क्या आके जुड़ेगा, सबस्ट्रेट, और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट एंजाइम, यानी सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, और जैसे ही ये रिएक्शन होती है तो ये क्या करेगा, उसको प्रोडक्ट में चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, अपन अगर एसिटाइल कोलिन की बात करें, है ना, एसिटाइल कोलिन सबको पता है न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। एसिटाइल कोलिन है, एंजाइम कौन सा एक्ट करता है इस पे, एसिटाइल कोलिन एस्टेज। सही बात है? Yes, ma'am. जैसे ही एसिटाइल कोलिन इस एंजाइम पे आके जुड़ेगा, एसिटाइल कोलिन एस्टेट, तो ये इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। तो एसीटेट एंड को एंजाइम A, और ये वापिस क्या हो जाते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में काम आ जाएंगे ऊपर न्यूरॉन में। यही है। तो अब ये ड्रग्स क्या करेगी, फॉर एग्जांपल ये क्या करेगी, इनिबिट दिस एंजाइम। मैम एसीटेट और कोलिन में तो तोड़ेगा है ना? हाँ, एसीटेट एंड कोलिन, सॉरी, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट बनाया इसने, है ना, एसीटेट एंड कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या करती है, सम ड्रग्स इनिबिट द एंजाइम। फॉर एग्जांपल फाइजियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, ये ड्रग्स क्या करेगी, इनिबिट दिस एंजाइम। इसने क्या किया, इस एंजाइम को इनिबिट किया, तो क्या हुआ, सब्सटेंस प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ, वो वैसे ही रहा, उसकी कंसंट्रेशन हो गई ज़्यादा एंड इफेक्ट ज़्यादा।
तो ये दो टाइप का है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। अपन को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव ड्रग क्या होती है? कॉम्पिटिटिव ड्रग, जैसे सब्सटेंस यहाँ के जुड़ा था, कॉम्पिटिटिव के अंदर ड्रग सेम साइट पे आके बाइंड होती है। जो कॉम्पिटिटिव ड्रग्स है वो क्या करेगी, सेम साइट पे आके बाइंड होगी जहां सब्सटेंस आके जुड़ रहा था। तो यहाँ आके बैठ गई तो इसने सब्सटेंस को जुड़ने नहीं दिया, सबस्ट्रेट नहीं जुड़ा तो प्रोडक्ट नहीं बना। तो इस टाइप का इनिबिशन होता है कॉम्पिटिटिव, यानी सेम कैटालिटिक साइट पे जाके बाइंड होती है ड्रग एंजाइम की। दिस इज कॉम्पिटिटिव। अब ये हो सकता है रिवर्सिबल हो सकता है इरिवर्सिबल हो। अगर वो ड्रग वीक बॉन्ड से यहाँ की जुड़ी है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, यहाँ के जुड़ी वीक बैठी हुई है, लेकिन हमने क्या किया, सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जैसे ही सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इसकी एफिनिटी बढ़ गई, तो ये क्या करेगी, इसको रिप्लेस कर देगी वापस। तो ये हो गया अपना रिवर्सिबल इनिबिशन। तो इसमें अगर इस ड्रग की वेलोसिटी देखें अपन, यानी ये सबस्ट्रेट है और ये स्पीड ऑफ वेलोसिटी रिएक्शन, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी इसको बोलते हैं अपन Vmax, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। और इसका जो हाफ होता है, अपन केमिस्ट्री में पढ़ते थे, हाफ ऑफ Vmax यानी Km कांस्टेंट Vmax अपॉन 2। तो इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम इफेक्ट अचीव हो जाएगा अपन को जब अपन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। तो रिवर्सिबल के अंदर Vmax अनचेंज, यानी हमें मैक्सिमम इफेक्ट मिल जाएगा हम अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो Vmax हमें मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, Km मैक्सिमम इफेक्ट करने के लिए ये क्या होती है, अमाउंट। मैक्सिमम इफेक्ट का आधा कितना अमाउंट चाहिए सब्सटेंस का, लेकिन हमें मैक्सिमम इफेक्ट करने के लिए इसका अमाउंट बढ़ाना पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, Km इंक्रीज, Vmax रिमेन अनचेंज। आप ज़्यादा मत याद रखना, आप बस ये याद रखो कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होती है, ड्रग सेम साइट पे जाके बाइंड होती है जहाँ सब्सटेंस आके जुड़ता है। तो इसने इसको जुड़ने नहीं दिया, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, प्रोडक्ट नहीं बना। ये होता है अपना कॉम्पिटिटिव, यानी कंपटीशन हो रहा है सेम साइट पे। तो इसमें Km इंक्रीज, Vmax रिमेन अनचेंज। अब ये हो सकता था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कंपटीशन है, अगर ये वीक बॉन्ड से जुड़ा तो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इसने हटा दिया इसको, यानी ये रिवर्सिबल है, ये चीज़ रिवर्सिबल हो गई। तो इसका एग्जाम्पल होता है, रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है फाइजियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन। फाइजियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, दे आर competitive reversible inhibitor of choline esterase enzyme, acetylcholine esterase। एक एक एग्जाम्पल अपन को याद रखना है। इरिवर्सिबल के अंदर क्या होगा, जो ड्रग थी वो क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड से आके बाइंड हो गई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से हुई, तो अब क्या हुआ, सब्सटेंस इसको रिप्लेस नहीं कर पाया, तो यानी इरिवर्सिबल इनिबिटर। कंपटीशन का मतलब सेम साइड, इरिवर्सिबल का मतलब ये इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जाके जुड़ गई, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल organophosphates, they are competitive irreversible inhibitor of acetylcholine esterase। तो वो क्या करता है, कोवैलेंटली जाके जुड़ जाता है एसिटिलकोलिन एस्टरेज से और उसको परमानेंटली इनहिबिट कर देता है। तो दोबारा नया इफेक्ट कब आएगा, जब नया एंजाइम बनेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, हम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इफेक्ट आ जाएगा। तो ये अपना एक हो गया कॉम्पिटिटिव। फिर आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कुछ ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम बाय नॉन कॉम्पिटिटिव मैनर। फॉर एग्जांपल
ये हमने क्या बनाया, एंजाइम। ये इसकी मेन कैटालिटिक साइट है जिसपे सब्सटेंस आके जुड़ता है, जैसे ये सब्सटेंस है, ये मेन कैटालिटिक साइट होती है। इसके अलावा अनदर साइट होती है, दे आर एलोस्टेरिक साइट, मेन साइट और ये है एलोस्टेरिक साइट। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, वो कहाँ आके जुड़ती है, एलोस्टेरिक साइट पे। एलोस्टेरिक साइट पे आके जुड़ेगी ये ड्रग। तो इस एंजाइम में ऐसा चेंज कर दिया कि आप अब सब्सटेंस की कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, इफेक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि इसने क्या ऐसा चेंज कर दिया, कंपटीशन तो नहीं हो रहा इसमें, तो कंसंट्रेशन से तो लेना देना ही नहीं है। अब कितनी भी कंसंट्रेशन कम करो ज़्यादा करो तो Vmax तो आएगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज Vmax, क्योंकि इफेक्ट तो तभी आएगा जब ये सब्सटेंस एंजाइम से जुड़ेगा। लेकिन ये एलोस्टेरिक साइट पे आके जुड़ गया, इसने ऐसा चेंज किया कि अब ये यहाँ आके नहीं जुड़ पाया, इसकी स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया एंजाइम की, तो मैक्सिमम इफेक्ट कभी भी अचीव नहीं होगा। तो Vmax डिक्रीज, कंसंट्रेशन से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, कंसंट्रेशन कम करो या ज़्यादा करो तो अनचेंज। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये अपना ने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्वेश्चन आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे बस। बाकी आजकल आपके न्यूमेरिकल ऐड हो गए, एमसीक्यूज आते हैं, तो इनमें से एमसीक्यू बन सकता है। फिर अपन पढ़ते हैं इसका क्वांटिफिकेशन। अपन पढ़ रहे हैं ना, इस ड्रग का ये इफेक्ट है, इस ड्रग का इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट है, इसको अपन क्वांटिफाई कैसे करें, शॉर्ट में पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन नहीं आता। क्वांटिफिकेशन, अपन को किसी ड्रग का इफेक्ट देना है, क्वांटिफाई करना है कि कितना इफेक्ट आया, दैट इज क्वांटिफिकेशन। अब इफेक्ट अपन एक ऑर्गन पे भी देख सकते हैं, आइसोलेटेड ऑर्गन पे, एक इंडिविजुअल पे देख सकते हैं और लार्ज पॉपुलेशन पे देख सकते हैं। इफेक्ट देखने के लिए अपन एक आइसोलेटेड टिश्यू ले सकते हैं। इफेक्ट अपन एक पर्टिकुलर पर्सन पे देख सकते हैं, यानी इंडिविजुअल, और इफेक्ट अपन पॉपुलेशन पे देख सकते हैं कि इस ड्रग का कितने लोगों में इफेक्ट आया। नॉर्मली अपन क्लिनिकल ट्रायल करते हैं ना, 500,000 पेशेंट ले लिए, कितनों में इफेक्ट आया इस ड्रग का, तो वो गया पॉपुलेशन बेस। आइसोलेटेड ऑर्गन हम मेनली एनिमल के अंदर करते हैं। एनिमल के अंदर हमने एक पर्टिकुलर टिश्यू निकाल लिया, चाहे वो भी इलियम है, स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल है, फिर हमने उसको ऑर्गन बात पे माउंट किया और हमने ऑर्गन बात के अंदर ड्रग इंजेक्ट की और काइमोग्राफ पे उसका इफेक्ट देखा, यानी वो हो गया आइसोलेटेड टिश्यू। एक टिश्यू का ड्रग पे इफेक्ट, काइमोग्राफ ड्रग डाली, काइमोग्राफ पे उसका कॉन्ट्रैक्शन देखा, फिर ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाई, फिर हमने ग्राफ लिया, फिर तो ऐसे काइमोग्राफ पे अपन उसकी ट्रेसिंग लेते हैं। ऐसे हो गया एक इंडिविजुअल के अंदर, फॉर एग्जांपल ड्रग दी, बीपी कितना कम ज़्यादा हो रहा है, इस डोज पे बीपी 100 था, इस डोज पे बीपी 120 था, और ऐसे पॉपुलेशन यानी कितने % लोगों में इफेक्ट आया, कितने लोगों में इसने टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस की। तो हम क्या करते हैं, डीआरसी कर्व बनाते हैं। मुझे यहाँ पे आना था इसलिए मैंने तुमको ये समझाया। तो डीआरसी कर्व यानी डोज रिस्पॉन्स कर्व, नीचे एक्स एक्सिस पे हम डोज लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लेंगे, रिस्पॉन्स। जैसे जैसे आप डोज बढ़ाओगे रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा, डोज बढ़ाते गए रिस्पॉन्स बढ़ता गया, तो हमें क्या मिला, एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो गया। तो ये जो कर्व होता है इसको बोलते हैं हम डीआरसी कर्व, डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये डोज रिस्पॉन्स कर्व की स्ट्रक्चर कैसी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर हम यहाँ पे डोज कौन सी लें, लॉग डोज, यानी डोज थी उसकी हमने लॉग ले लिया, लॉग में कन्वर्ट किया, तो अब जो हमें ग्राफ मिलेगा वो किस शेप का मिलता है, सिग्मॉइड शेप। तो पूछते हैं नॉर्मल डीआरसी कर्व कैसा होता है, सिग्मॉइड शेप यानी एस शेप कर्व,
यानी ये बीच वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपने डोज बढ़ाई, डोज कौन सी है, लॉग डोज, और ये रिस्पॉन्स। दिस इज डीआरसी कर्व। डीआरसी कर्व में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन ये आया था, नॉर्मल डीआरसी कर्व है सिग्मोइड शेप, यू शेप सिग्मोइड कर्व किस में मिलता है, तो आप जस्ट याद रख लेना विटामिन के अंदर। विटामिन के केस में यू शेप मिलता है। इन्वर्टेड यू शेप हमें एस्ट्रोजन के साथ मिलता है, आप याद रख लेना बस। अपन तो अपने सिग्मोइड कर्व पे आते हैं, अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 चीजें इम्पोर्टेंट है, पोटेंसी, एफिकेसी एंड इसका स्लोप। स्लोप कैसा है इसका। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं पोटेंसी। व्हाट इज पोटेंसी। पोटेंसी यानी, पोटेंसी का मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिस्पॉन्स। एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें उस ड्रग का कितना अमाउंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल है, अनाल्जेसिक है, फीवर को कम करने के लिए हमें उसकी डोज कितनी है, 500 मिलीग्राम। तो यानी वो जो डोज है, अमाउंट है, वो क्या है, पोटेंसी। तो पोटेंसी को मैं किस एक्सिस पे लिखूं, एक्स पे या वाई पे। पोटेंसी को अपन कहाँ देखेंगे, एक्स पे या वाई पे, है ना, एक्स पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला इफेक्ट देखना है, इस इफेक्ट पे ये वाला कितने पे आया। जैसे मैं यहाँ परसेंटेज देख रही हूँ, 10% लोगों में रिस्पॉन्स आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सालबुटामोल, सालबुटामोल इज अ ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। इस डोज पे इसने 10% लोगों में ब्रोंकोडायलेट किया, इस डोज के अंदर 20% लोगों में किया, इसमें फॉर एग्जाम्पल 50% के अंदर किया, इस डोज पे इसने 100% लोगों में ब्रोंकोस डायलेट कर दिया। तो ये क्या हो गई, इस डोज आ गई, इधर डोज और इधर रिस्पॉन्स आ गया। तो यानी ये तो हो गई पोटेंसी। पोटेंसी यानी अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टन रिस्पॉन्स, सर्टन डिजायर्ड रिस्पॉन्स। दूसरा होता है एफिकेसी। एफिकेसी मीन्स मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रग। तो ये जो मैक्सिमम इफेक्ट है प्रोड्यूस बाय ड्रग, दैट इज एफिकेसी। तो एफिकेसी को अपन किस एक्सिस पे देखेंगे, वाई एक्सिस पे, है ना, और पोटेंसी को हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे। तो अब मुझे बताना, तीसरा स्लोप इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ड्रग का खड़ा है, स्टीपर स्लोप है, यानी थोड़ी सी डोज बढ़ाने पर इफेक्ट फटाफट बढ़ रहा है, तो इट मीन्स इस ड्रग में भी टॉक्सिक। इससे इफेक्ट आया और थोड़ा बढ़ाते ही उसका टॉक्सिक इफेक्ट आ गया। तो जिनमें स्टीपर कर्व होता है वो ड्रग क्या होगी, उनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, कम। तो हमारा टारगेट ऐसा रहता है उसका स्लोप ना तो कम हो या ना ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा स्टीपर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लैट भी नहीं होना चाहिए। तो 3 इम्पोर्टेंट होते हैं। बात आती है पोटेंसी और एफिकेसी में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है क्लिनिकली। तो अगर आए तो आप लिखोगे एफिकेसी इज मोर इम्पोर्टेंट क्लिनिकली एज कम्पेयर टू पोटेंसी, क्योंकि अपन को तो इफेक्ट चाहिए 500 मिली, अपन को तो इफेक्ट चाहिए, एनाल्जेसिक इफेक्ट चाहिए। पैरासीटामोल का मेन टारगेट बीमारी ठीक होनी चाहिए, चाहे आपने उसको 500 मिलीग्राम लिया, चाहे आपने उसको 1000 मिलीग्राम लिया, तो वो हो गया उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब मुझे बताना, मैंने 2 ड्रग का कर्व बनाया, ये आपके प्रैक्टिकल में आता है, और आजकल इमेजिन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी पूछते हैं। रोहिताश, रोहिताश मुझे बताओ विच वन इज मोर पोटेंट। प्रेरणा, ए है ना। पोटेंट मतलब हमें कम डोज देनी पड़ रही है, इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, कम डोज देनी पड़ रही है।
तो अगर कर्व इधर शिफ्ट हो रहा है, यानी यहाँ की जैसे 0.1 मिलीग्राम, 0.2 मिलीग्राम, 0.4 मिलीग्राम, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला इफेक्ट चाहिए, ये इफेक्ट चाहिए, ये वाला इफेक्ट चाहिए, ये इफेक्ट यहाँ पे इस डोज पे आ रहा है और ये वाला इफेक्ट यहाँ पे इस डोज पे आ रहा है, तो विच वन इज मोर पोटेंट? ये इफेक्ट आने के लिए मुझे इसको 0.3 मिलीग्राम ही देना पड़ रहा है, ये इफेक्ट आने के लिए फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको 0.6 मिलीग्राम देना पड़ रहा है। तो पोटेंट वो हुई ना जो हमें कम डोज में ही काम हो रहा है। लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम रिस्पॉन्स। आया समझ? कोई डिजायर्ड रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें ड्रग का कितना अमाउंट चाहिए, जितना कम अमाउंट चाहिए उसकी पोटेंसी उतनी ही ज़्यादा। तो अगर ये कर्व इस साइड शिफ्ट होता जा रहा है यानी उसकी पोटेंसी कम हो रही है, ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है हमें सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम मॉर्फिन एनाल्जेसिक है इक्वल टू 100 मिलीग्राम पैथिडीन। दोनों ही ओपियोइड है, दोनों ही एनाल्जेसिक है, इक्वली एनाल्जेसिक है, दोनों की एफिकेसी इक्वल है, लेकिन मॉर्फिन की हमें 10 मिलीग्राम देनी पड़ रही है, पैथिडीन की हमें 100 मिलीग्राम देनी पड़ रही है एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो विच वन इज मोर पोटेंट? मॉर्फिन ना कम डोज से काम चल रहा है, यानी ये 10 मिलीग्राम है और पैथिडीन यहाँ 100 मिलीग्राम देंगे जब ये रिस्पॉन्स आएगा। एफिकेसी किसकी ज्यादा है? दोनों की सेम है ना, दोनों की इक्वल है एफिकेसी। विच वन इज मोर एफिकेशियस? ठीक है, तो ये हो गया एफिकेसी एंड पोटेंसी। इस पे क्वेश्चन आता है बस जस्ट। फिर अपन ने पढ़ा डीआरसी कर्व। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज डोज और ये हो गया रिस्पॉन्स। अपन देख रहे हैं अब ड्रग का एक इफेक्ट तो नहीं होता, ड्रग के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। अलग अलग इफेक्ट के लिए उसका डीआरसी कर्व अलग अलग होता है। जैसे सालबुटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट है, बहुत हाई डोज पे ये बीटा 1 को भी स्टिमुलेट करता है, तो सालबुटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट तो ब्रोंकोडायलेटर, हम इसको अस्थमा में काम में लेते हैं। बहुत हाई डोज दे दी तो ये बीटा 1 को भी स्टिमुलेट करेगा, तो कार्डियक स्टिमुलेंट, तो क्या करेगा? टैकीकार्डिया। तो फॉर एग्जांपल सालबुटामोल है, लो डोज पे तो क्या होगा? इफेक्ट आएगा, तो ये इसका हो गया थेरेपेटिक इफेक्ट डीआरसी कर्व। हाई डोज पे क्या हो जाएगा इसका? टॉक्सिक इफेक्ट डीआरसी कर्व। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये गैप ज्यादा होना चाहिए। किसी ड्रग का गैप जितना ज्यादा होगा, ये थेरेपेटिक इफेक्ट डीआरसी कर्व एंड टॉक्सिक इफेक्ट डीआरसी कर्व, वो ड्रग उतनी ही अच्छी है। यानी कम डोज पे इफेक्ट आता गया, बहुत ज़्यादा डोज आपने दी तब उसका क्या हुआ? साइड इफेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स। तो शॉर्ट नोट आता है व्हाट इज थेरेपेटिक इंडेक्स, या इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इट इज इक्वल टू LD50 अपॉन ED50। LD50 मतलब लीथल डोज 50, यानी ये वो डोज है जो 50% पॉपुलेशन के लिए टॉक्सिक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ इफेक्ट देख रहे थे, 10% में आया, 20% में आया, 20% में ब्रोंकोडायलेट किया। इस डोज पे 20% पे इसने क्या किया? कार्डियक टॉक्सिसिटी। ये हो गया 50%। आप देते गए, 100 लोगों को दिया, उसमें से 50% के अंदर उसने ब्रोंकोडायलेट किया, तो ये हो गई इसकी ED50। ED50 यानी इफेक्टिव डोज।
ये वो डोज है जो 50% पॉपुलेशन में इफेक्टिव है, दैट इज ED50। LD50 ये वो डोज है जो 50% लोगों में टॉक्सिक आई। जैसे ये फॉर एग्जांपल 0.5 मिलीग्राम थी और ये हो गया 2 मिलीग्राम, तो इसकी क्या हो गई, जैसे ये अपन कर लेते हैं 1 और ये कैलकुलेशन में इजी रहेगा अपना, ये 4 हो गया। तो 4 में 50 लोगों के अंदर टॉक्सिक थी 4 मिलीग्राम डोज, और थेरेपेटिक डोज थी 50% के अंदर 1 मिलीग्राम। तो एलडी इसका क्या हो गया, थेरेपेटिक मार्जिन 4। तो ये हमेशा किसी भी ड्रग के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी या थेरेपेटिक इंडेक्स शुड बी मोर देन 1, यानी कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि ये रेशो 1 आए, 1 से ज़्यादा है तो वो ड्रग उतनी ही सेफ है। तो ये हो गया गैप बिटवीन थेरेपेटिक इफेक्ट DRC कर्व एंड टॉक्सिक इफेक्ट DRC कर्व, वो क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, जितना गैप ज़्यादा होगा वो ड्रग उतनी ही सेफ होगी। क्लिनिकली हम जो देखते हैं थेरेपेटिक विंडो, फॉर एग्जांपल यहाँ इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ, ये होता है मेन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ तो ये है, इसको हम बोलेंगे मिनिमम इफेक्टिव डोज, मिनिमम इफेक्टिव डोज। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट हुए, इसके बाद अब उसके एक्सेप्ट हो ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया हो रहा है कि अब हम नहीं दे सकते, तो ये हो गया मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टॉक्सिक इफेक्ट। क्योंकि ये इफेक्टिव डोज DRC था, ये टॉक्सिक इफेक्ट DRC था, तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई, इससे कम पे इफेक्ट आ ही नहीं रहा, तो ये डोज जो होती है मिनिमम इफेक्टिव डोज। और ये फॉर एग्जांपल टॉक्सिसिटी है, इसके बाद सहन नहीं हो रहे, तो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल इफेक्ट। तो ये डोज और ये डोज, इसके बीच को हम बोलते हैं थेरेपेटिक विंडो या थेरेपेटिक रेंज। तो ड्रग का थेरेपेटिक विंडो, थेरेपेटिक रेंज ज़्यादा होना चाहिए। जिन ड्रग का थेरेपेटिक विंडो नैरो होता है उनको हमें बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, जैसे फेनिटोइन, थियोफाइलिन, लिथियम, इनका थेरेपेटिक विंडो बहुत कम होता है। थोड़ी सी डोज में जैसे 0.8 to 1.4 माइक्रोग्राम पर DL, बहुत कम है इसका रेंज। 0.8 से कम दिया तो इफेक्ट नहीं आएगा, 1.4 से ज़्यादा दिया तो साइड इफेक्ट होंगे, तो हमें ये रेंज मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ऐसी ड्रग जिनका थेरेपेटिक विंडो नैरो है हमें बहुत ध्यान से देनी है, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, तो इनमें ड्रग इंटरेक्शन का भी अपन को ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने बोला था एंजाइम इनहिबिटर्स में थियोफाइलिन की इरिथ्रोमाइसिन के साथ इंटरेक्शन, इरिथ्रोमाइसिन इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ थियोफाइलिन, क्योंकि वो क्या कर रही थी, इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन, तो इंक्रीज द कंसंट्रेशन। तो ये अपना हो गया DRC कर्व। DRC कर्व में आपको जो याद रखना है, पोटेंसी, एफिकेसी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 3 चीज़ें, पोटेंसी, एफिकेसी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। विशाखा मुझे बताओ, ED50, LD50 ये क्या है, पोटेंसी है या एफिकेसी? पोटेंसी ना, डोज है ना, अमाउंट है ना, अमाउंट है ये, तो पोटेंसी के इक्वल है ये ना, तो इस पे क्वेश्चन आ रखा है ऐसे। ये अपना हो गया। फिर अपन लास्ट चलते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। अभी अपन ने DRC देखा, एक ड्रग का इफेक्ट देखा था, क्वांटिफिकेशन किया, इफेक्ट कैसा आएगा, टॉक्सिक इफेक्ट कैसा होगा। अब क्या होगा जब हम 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो इसका है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। जब हम 2 ड्रग साथ में यूज़ करते हैं तो एक ड्रग दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, तो इफेक्ट में बी इंक्रीज और में बी डिक्रीज। ये जो 2 ड्रग की इंटरेक्शन होती है मे बी एट द लेवल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक,
मे बी एट द लेवल ऑफ फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक अपनों ने कहा था ना, ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है एब्जॉर्प्शन लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, जैसे प्रोटीन बाइंडिंग के साथ कंपैरिजन हो गया, कौन किसके साथ, तो वहाँ इंटरेक्शन हो गई। मेटाबॉलिज्म लेवल पे हो गया, एक्सक्रीशन लेवल पे हो सकता है कंबाइंड इफेक्ट, यानी एट द लेवल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। ड्रग इंटरेक्शन मे बी एट द लेवल ऑफ फार्माकोडायनामिक, जैसे एंटागोनिज्म, एक रिसेप्टर है, दो ड्रग आके बाइंड होगी, एंजाइम है, दो ड्रग आगे, तो ये हो गया फार्माकोडायनामिक लेवल पे। तो दो टाइप्स का हो सकता है, कंबाइंड इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज, यानी सिनर्जिज एंड एंटागोनिज्म। इसको हमने दो में डिवाइड किया है, कंबाइंड इफेक्ट को, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज, तो मे बी सिनर्जिज मे बी एंटागोनिज्म। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं सिनर्जिज्म यानी इंक्रीज इफेक्ट। जब आप एक ड्रग दूसरे के साथ देते हो तो दूसरी ड्रग क्या करेगी, फर्स्ट ड्रग के इफेक्ट को क्या करेगी, पोटेंशिएट करेगी, दैट इज सिनर्जिज्म। व्हेन टू ड्रग्स यूज इन कॉम्बिनेशन, सेकेंड ड्रग पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग। अब जो आपने दूसरी ड्रग दी है, हो सकता है उसका खुद का एक्शन हो सकता है नहीं हो, तो इसको हमने फर्दर टू में डिवाइड किया है, एडिटिव एंड सुप्रा एडिटिव। सिनर्जिज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एडिटिव एंड सुप्रा एडिटिव। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। एडिटिव में क्या होता है, दो ड्रग दी तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी मोर इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ड्रग ए एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग बी, यानी ड्रग ए का इफेक्ट ड्रग बी का इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसका 1 था, बी का इफेक्ट भी 1 था, तो एडिटिव इफेक्ट कितना होगा, 1 + 1, रोहिताश 2 होगा ना, 1 + 1 2, तो एडिटिव में क्या होगा, 1 + 1, कंबाइंड इफेक्ट इक्वल टू सम ऑफ ड्रग ए एंड बी, तो ये हो गया अपना एडिटिव। सुप्रा एडिटिव के अंदर क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, ए एंड बी मोर देन इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। फॉर एग्जाम्पल इसका 1 था, इसका भी इफेक्ट 1 था, तो इफेक्ट होगा 3, तो ये इक्वल होगा सम, और ये मोर देन इंडिविजुअल ड्रग, मोर देन इफेक्ट ऑफ ए एंड इफेक्ट ऑफ बी। इतना आया समझ, एडिटिव एंड सुप्रा एडिटिव आया इतना समझ। यस मैम। अब नहीं आया अपन को समझ, क्योंकि अपन इसको एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। एडिटिव एंड सुप्रा एडिटिव, 1 + 1 2, 1 + 1 = 3, या मैं कह सकती हूँ, मैंने बोला था डेफिनेशन में, हो सकता है दूसरी ड्रग का इफेक्ट हो या नहीं हो, वो पहली ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा रही है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 0 = 2, 1 + 0 1 आना चाहिए था, 1 + 0 आ रहा है 2, तो सुप्रा एडिटिव में इफेक्ट हमेशा अपन को बढ़ा हुआ मिलेगा इंडिविजुअल ड्रग्स के सम से। एग्जाम्पल से याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन को एनाल्जेसिक इफेक्ट चाहिए, एनाल्जेसिक इफेक्ट चाहिए, बहुत सारी ड्रग्स होती है जो एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करती है अलग अलग मैकेनिज्म से। मोस्ट कॉमन अपन एनाल्जेसिक कौन सी ड्रग यूज करते हैं, कौन सी करते हैं, किसी को पैरासीटामोल, फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन या पैरासीटामोल, यानी दो एनाल्जेसिक्स हैं, ये भी एक एनाल्जेसिक है, ये भी एक एनाल्जेसिक है, ये जैसे पैरासीटामोल, और दूसरी एनाल्जेसिक हमने ली मॉर्फिन, कोडिन, वो ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ये
पैरासीटामोल एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करती है बाय डिक्रीजिंग द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ये पेरिफेरी पे काम करके डिक्रीज करती है, तो एनाल्जेसिया प्रोड्यूस किया यानी 1। ये क्या करेगी, एक्ट ऑन म्यू रिसेप्टर, CNS के अंदर काम करके क्या करेगी, एनाल्जेसिया, म्यू रिसेप्टर पे काम करेगी एंड एनाल्जेसिक। तो यानी दोनों ड्रग एनाल्जेसिक है लेकिन इनकी मैकेनिज्म अलग अलग है। दे प्रोड्यूस एनाल्जेसिया बाय डिफरेंट मैकेनिज्म एक्शन। तो 1 + 1 = 2। ये हो गया इनका एक्शन एडिटिव। तो ये कई बार नहीं होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज मर्जी से कॉम्बिनेशन बना देती है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि क्या ये रैशनल है या नहीं है। तो यानी अगर कोई ड्रग डिफरेंट मैकेनिज्म से काम कर रही है तो इनका इफेक्ट होता है एडिटिव। दोनों की मैकेनिज्म अलग है और दोनों ही एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कर रही है। तो पैरासीटामोल ने भी क्या किया, पेन को कम किया पेरिफेरी पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को कम करके। मॉर्फिन ने क्या किया, CNS लेवल पे काम करके एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कर दिया। सुप्राएडेटिव, सुप्राएडेटिव के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो सेकंड ड्रग होती है वो इनएक्टिव होती है, उसका खुद का कोई एक्शन नहीं होता, वो क्या करती है, फर्स्ट ड्रग के इफेक्ट को बढ़ाती है। ठीक है, तो जो कंबाइंड इफेक्ट आता है वो हमें क्या होता है, इस इंडिविजुअल का बढ़ा हुआ मिलेगा। सुप्राएडेटिव में नॉर्मली जो सेकंड है, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, उसका खुद का कोई एक्शन नहीं है, बट इट पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ ड्रग ए। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, आपको पता है इसका एग्जाम्पल, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन है, अपना काम कर रही है, मस्करेनिक निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके काम कर रही है, इंक्रीज सिक्रीशन, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन। हमने ऐड कर दिया फाइजियोस्टिग्मिन। तो फाइजियोस्टिग्मिन क्या करेगा, इनहिबिट द एंजाइम कोलिन एस्ट्रेज। तो उसने क्या किया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा दिया। अब ज्यादा एसिटाइल कोलिन अवेलेबल रहेगा तो ज्यादा एक्शन। तो इसने खुद ने तो नहीं किया काम, खुद का तो रिसेप्टर पे कोई काम नहीं है, 0, पर इसने क्या किया, इसके इफेक्ट को पोटेंशिएट कर दिया। तो 1 था तो वो कितना हो जाएगा 2। तो जो इस टाइप की ड्रग्स होती है इनका इफेक्ट होता है सुप्राएडेटिव। जैसे लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। लीवोडोपा है 96% पेरिफेरी पे ही मेटाबोलाइज हो जाती है बाय द डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, तो ब्रेन में 4% ही पहुंच पाती है। और डोपामिन, लीवोडोपा में कहाँ चाहिए, ब्रेन के अंदर, पार्किंसन डिजीज में। तो हम उसके साथ कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा क्या करेगी, इनहिबिट द एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज। तो लीवोडोपा पेरिफेरी पे ज़्यादा बच के ज़्यादा ब्रेन में जाएगा और ज़्यादा एक्शन करेगा। तो ये हो गया सुप्राएडेटिव। ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ऐसा नहीं है, पर ये नॉर्मल है। ये अपना हो गया सिनर्जिज। फिर अपन चलते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म, वन ड्रग इनहिबिट द एक्शन ऑफ अदर ड्रग, दैट इज एंटागोनिज्म। इस पे आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। कई बार आ जाता है ड्रग एंटागोनिज्म, कई बार आता है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज ड्रग एंटागोनिज्म एंड व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। तो एंटागोनिज्म मतलब वन ड्रग इनहिबिट द एक्शन ऑफ अदर ड्रग, दैट इज एंटागोनिज्म, जब आप कॉम्बिनेशन में देते हो। अब इसके टाइप्स हैं, इट मे बी फिजिकल एंटागोनिज्म, मे बी केमिकल एंटागोनिज्म, मे बी फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, लास्ट इज फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिजिकल एंटागोनिज्म, केमिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, या इसका दूसरा नाम होता है फंक्शनल एंटागोनिज्म, एंड लास्ट इज फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिजिकल एंटागोनिज्म में क्या होता है, मैंने जैसे बताया था, ड्रग दूसरे एक्शन को इनहिबिट करेगी बाय यूटिलाइजिंग दियर फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी उसने उसको इफेक्ट को कम किया। जैसे चारकोल दिया आपने,
चारकोल दूसरी ड्रग दी, किसी ड्रग की पॉइजनिंग होगी, एल्केलॉइड पेशेंट ने ले रखा था, एल्केलॉइड लिया, अब साथ में हमने उसको क्या दे दिया, चारकोल। तो उसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या किया, एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ पॉइजनस एल्केलॉइड ड्रग। तो ये हो गया अपना फिजिकल एंटागोनिज्म। केमिकल के अंदर केमिकल एंटागोनिज्म जैसे चिलेटिंग एजेंट, वो किसका एग्जांपल है, केमिकल एंटागोनिज्म का। बात अपनी आता है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म की। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल एंड व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का मतलब वन ड्रग एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ अदर ड्रग एक्टिंग ऑन डिफरेंट रिसेप्टर ऑन डिफरेंट organ. One drug antagonize the action of other drug. Action same organ पर है but by different site, different receptor. For example, adrenaline. Adrenaline क्या करती है, ब्रोंकोडायलेटर। एड्रेनलिन करेगी ब्रोंकोडायलेटर, किस रिसेप्टर पे काम करके करेगी ब्रोंकोडायलेटर, एड्रेनलिन नो है बीटा टू पे। हिस्टामिन कोज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बाय एक्ट ऑन हिस्टामिनिक रिसेप्टर। यानी दो है ड्रग, ऑर्गन इज सेम, टारगेट इज सेम, दोनों का इफेक्ट ब्रोंकस पे है पर इनका इफेक्ट एक दूसरे का अपोजिट है। एड्रेनलिन क्या कर रहा है, ब्रोंकोडायलेटर, हिस्टामिन कर रहा है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, बट उनका क्या होता है, रिसेप्टर साइट अलग अलग है। ये ब्रोंकोडायलेटर कर रही है बीटा 2 पे काम करके, हिस्टामिन क्या कर रही है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे, यानी इनका एक्शन एंटागोनाइज है। ये हो गया फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिज्म, यानी एक दूसरे का इफेक्ट अपोजिट है सेम ऑर्गन पे बट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, अलग अलग। अगर मैं कहूँ एड्रेनलिन है, ब्रोंकोडायलेटर कर रही है, बीटा 2 एगोनिस्ट है, और यहाँ पे आपने बीटा 2 ब्लॉकर दे दिया, तो वो कैसा होगा, दैट इज फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। सेम ऑर्गन पे है और उनकी साइड सेम है, यानी रिसेप्टर साइड सेम है, दैट इज फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। तो एड्रेनलिन एंड हिस्टामिन ये किसका एग्जाम्पल है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का। सेम ऑर्गन पे है लेकिन की रिसेप्टर साइट अलग अलग है। ऐसे ही अपना सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, अलग अलग है, अपोजिट है इनका एक्शन, थोड़ा एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, तो अपन कह सकते हैं दे आर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। फार्माकोलॉजिकल सेम साइट सेम रिसेप्टर, तो उसको हम बोलेंगे फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। तो अपन जो केडीटी में पढ़ेंगे ना जितना भी एंटागोनिज्म, दैट इज फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म, क्योंकि वो सेम रिसेप्टर पे करेगी। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन एक्ट ऑन मस्केरेनिक रिसेप्टर। अब हमने दूसरी ड्रग दे दी एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करेगी, इसको ब्लॉक करेगी मस्केरेनिक रिसेप्टर को। तो एट्रोपिन इज अ फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी एट्रोपिन ने इसके एक्शन को कम किया, एंटागोनाइज किया। तो ये अपना किसका एग्जाम्पल है, एंटागोनिस्ट, और उसमें भी कौन सा है, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। अब जैसे अपनों ने पढ़ा था ना एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव, ऐसे ही रिसेप्टर है उसका भी होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन, ये रिसेप्टर है, मेम्ब्रेन, दिस इज रिसेप्टर। कॉम्पिटिटिव, यहाँ एगोनिस्ट आके जुड़ा, एंडोजिनस सब्सटेंस, न्यूरोट्रांसमीटर आके जुड़ रहा है, काम हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे, एंटागोनाइज। कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है, वो सेम साइड पे जाके बाइंड होगी। जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है दे आर केमिकली रिलेटेड टू एंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकली रिलेटेड टू एगोनिस्ट, तो वो क्या करेगी, सेम साइड पे बाइंड होती है।
इसको बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बिकॉज दे आर केमिकली रिलेटेड टू एगोनिस्ट। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलिन था और एट्रोपिन, केमिकल स्ट्रक्चर सेम है तो ये इसके जाके जुड़ गई, तो ये हो गया कंपटीशन, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर क्या होगा, बाइंड विद द अनदर साइड। यहाँ एगोनिस्ट आके जुड़ रहा था लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड विद द अनदर साइड, दे आर केमिकली अनरिलेटेड टू एगोनिस्ट, तो वो अनदर साइड पे जाके बाइंड होगा तो रिसेप्टर में ऐसा चेंजेस करेगा कि एगोनिस्ट से बाइंड नहीं हो पाएगा, तो ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव। तो इनके पॉइंट्स लिख लेना आप, केमिकली रिलेटेड, केमिकली अनरिलेटेड, दे बाइंड विद द सेम साइड, दे बाइंड विद द अनदर साइड वेयर एगोनिस्ट बाउंड। ठीक है, तो वही है इसके अंदर। आपने अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ये रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल के अंदर अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते तो ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो ये हो गया अपना रिवर्सिबल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और नॉन इरिवर्सिबल के अंदर क्या होगा, कोवैलेंटली बाइंड हो गई ड्रग जाके रिसेप्टर की सेम साइड पे, तो वो रिप्लेस नहीं, सेम ऐसा है जैसे एंजाइम जैसा है, तो इसमें क्या होगा, कोई फर्क नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो डीआरसी कर्व है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या होगा, ये रिस्पॉन्स आ रहा था एगोनिस्ट का, अब आपने एगोनिस्ट के साथ एंटागोनिस्ट ऐड कर दिया तो क्या होगा, डीआरसी कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, यानी पोटेंसी क्या हो गई अब कम, अपन को डोज ज्यादा देनी पड़ेगी, तो जो डीआरसी कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये आया समझ, कॉम्पिटिटिव है, अब सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा डोज देनी पड़ेगी, यानी उसकी क्या होगी, पोटेंसी कम, ज्यादा डोज देनी पड़ेगी। और इसमें क्या होगा, अनदर साइड पे जाके बाइंड हुआ तो इसने ऐसा स्ट्रक्चरल चेंजेस किया कि अब मैक्सिमम रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाती है, फ्लैटनिंग ऑफ डीआरसी कर्व। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो जाता है, फ्लैटनिंग ऑफ डीआरसी कर्व। तो ये है कॉम्पिटिटिव। तो अगर आपके आता है ना फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट पे क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे 2 टाइप्स कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, और ये आप एक एक एग्जाम्पल लिखोगे। तो ये अपना हो गया कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। कल अपन पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक के कौन कौन से फैक्टर